टारगेट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक हमने विभिन्न टॉपिक्स को कवर किया था। इसके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में हमने निम्न बातों पर ध्यान दिया था, जिसमें से पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि शुद्ध वस्तुएँ क्या होती हैं, मिश्रण क्या है और मिश्रण के प्रकार क्या हैं। उसके बाद हमने विलयन के बारे में पढ़ा था। विलयन के बारे में पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि विलयन का गुण क्या होता है और विलयन की सांद्रता क्या होती है। इसके अलावा हमने निलंबन के बारे में पढ़ा था और निलंबन का गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद कोलाइडी विलयन पढ़े थे और कोलाइडी विलयन के गुणधर्म के बारे में पढ़े थे। और ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, मिश्रण के घटकों को पृथक करना, ये टॉपिक जो है अब हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस से ख़त्म किया जा चुका है। और ये टॉपिक जो कैसे मिश्रणों को हम अलग करते हैं, हमारे सिलेबस से ख़त्म हो चुका है। और अब जो एनसीईआरटी के बुक में है, अब ये उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। जब किसी पदार्थ में बाहरी रूप से कोई बदलाव आता है, यानी कि उसका रंग बदलता है, उसमें कठोरता, उसकी दृढ़ता, उसका बहाव, उसका घनत्व, उसका द्रवनांक, उसका क्वथनांक, इसमें अगर कोई बदलाव होता है तो भौतिक गुण है। और रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण का मतलब पदार्थ की संरचना ही बदल जाती है, यानी कि उसकी जो आंतरिक संरचना है, अगर उसमें कुछ बदलाव आता है तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन में रखते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का संगठन नहीं बदलता, जो पदार्थ का मूल संगठन रहता है वही होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का मूल संगठन ही बदल जाता है। अगर उदाहरण में अगर हम देखें तो अगर हम लोहा करें, अगर हम लोहे में जब जंग लग जाता है तो लोहे में जंग लगने के बाद लोहा कमज़ोर पड़ जाता है, उसके जो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन अगर उसी लोहे को पीट कर हम हंसुआ, खुरपी या कुछ भी बना दें तो लोहा ही रहता है, तो इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो उसका रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती जलती है तो उसका रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों होता है, दोनों एक साथ होता है। तो ये है रासायनिक। देखिए रासायनिक गुण, एक बात और याद रखिएगा, जल और खाना बनाने वाला तेल दोनों द्रव है, लेकिन दोनों रासायनिक गुण में क्या है? अलग है। बहुत सारे ऐसे तेल हैं जिनको देखने पे लगता है कि वो भी वाइट ही हैं, जल की तरह ही हैं, लेकिन गुण में वो अलग हैं। कहाँ जल जो है वो आग को बुझाता है, वहीं जो तेल है वो आग को और बढ़ाता है। तो ये भौतिक रासायनिक रूप से ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इन दोनों का जो रासायनिक संगठन है वो क्या है? अलग है। और भौतिक परिवर्तन तो हम समझ रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन की बाहरी आवरण में बदलाव। तो शुद्ध पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर भौतिक परिवर्तन तो आपको समझ में आ गया, बाहरी कोई बदलाव होता है। बाहरी बदलाव होने का मतलब ये है कि लोहे को अगर हम विभिन्न तरह के शेप्स के अगर औजार बना दें तो लोहा ही रहेगा। शेप्स के औजार भले अलग अलग आकार के बने हैं, लेकिन उसका गुण जो है लोहे का ही गुण है। लेकिन अगर उसी लोहे में जंग लग जाए और वो पानी और जलवाष्प और हवा से क्रिया कर ले तो वो जंग बन जाता है, जो रस्ट हो जाता है, जो कि उसके पास लोहे का कोई गुण नहीं होता है, ना मजबूती होती है, ना वो रंग, ना वो चमक होती है। तो शुद्ध पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर हम उन्हें दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को तत्व और दूसरे भाग को क्या कहते हैं? यौगिक। तो आइए जानते हैं तत्व क्या होता है। तो तत्व शब्द सबसे पहले रॉबर्ट बायल नाम के वैज्ञानिक ने 1661 में इस शब्द का प्रयोग किया था। तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट बायल नाम के वैज्ञानिक ने 1661 में किया था, और इस पर रिसर्च करने वाले थे फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाजिए। 1743 से लेकर 1794 तक इनका कार्यकाल रहा, मतलब इतना दिन तक जिए। और सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग का प्रतिपादित इन्होंने नहीं किया था, यानी कि प्रयोग द्वारा तत्व की परिभाषा को इन्होंने परिभाषित किया था। इनके अनुसार देखिए, इन्होंने जो परिभाषा दिया था उसमें था कि तत्व पदार्थ का मूल रूप है, यानी कि किसी भी पदार्थ का जो मूल रूप है वो तत्व है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। पदार्थ के तो सभी रूप हैं, चाहे वो तत्व हो चाहे यौगिक हो, पदार्थ के ही रूप हैं। लेकिन जब तत्व की बात आती है तो तत्व पदार्थ का वह रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इस बात को याद रखिएगा। तत्व को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों से भी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये चमकीला होता है,
देखिए तत्वों के गुणों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए तत्वों के हम लोग पढ़ लिए कि इसको हम साधारणतः 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु की खासियत क्या क्या होती है? तो धातुएं चमकीली होती हैं, चांदी, जैसे चांदी और सोना। चांदी सफ़ेद रंग का चमकता है और सोना पीले रंग का चमकता है। धातुएं जो होती हैं वो ताप के सुचालक होती हैं, ताप और विद्युत दोनों इसमें प्रवाहित हो सकती हैं, ये धातुओं का गुण है। इन्हें तन्य, ये धातुएं जो होती हैं वो तन्य होती हैं, यानी कि इन्हें पीट कर तार बनाया सकता है, यानी इनको तार की तरह लंबा खींचा जा सकता है। और आघातवर्ध, आघातवर्ध का मतलब होता है इन्हें पीट कर चादर बनाया जा सकता है, महीन से महीन चादर भी इन्हें बनाया जा सकता है। और ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, यानी कि इनसे प्रतिध्वनि निकलती है। ठीक, धातु का उदाहरण है सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर, देखो कुछ धातु जो होते हैं अपवाद होते हैं, जैसे कि पारा है, पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव होता है, जबकि हमने पढ़ा है कि अधिकतर धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। वहीं सोडियम और पोटेशियम की खासियत ये होती है कि कठोर नहीं बल्कि मुलायम होती है, और इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। आगे देखिए अधातुएं, अधातुओं के भी कुछ निम्न गुण प्रायः जो सभी को प्रभावित करते हैं। अधातुएं ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातपूर्ण नहीं होती हैं, यानी कि इनमें कोई भी गुण नहीं होता है। ना ये आघातवर्ध होती हैं, यानी कि इन्हें पीट कर हम चादर नहीं बना सकते हैं, इनके प्रतिध्वनि निपुण भी नहीं होता है, यानी कि इन्हें पीटने पर टन की आवाज़ भी नहीं आती है, और ये चमकीली भी नहीं होती हैं। उदाहरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन और कार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन इत्यादि धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और धातु दोनों का गुण रखती है, यानी कि इनके पास दोनों गुण है, धातु का भी गुण है और उपधातु का गुण है। अगर ऐसा कोई तत्व है तो उसे हम उपधातु कहते हैं, मेटोलॉइड्स कहते हैं। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल है बोरान और सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए इस चार्ट में जो दिया है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अब तक 100 से अधिक धातुओं को हम ज्ञात कर चुके हैं, जिसमें से 92 प्रकृति में है, जबकि शेष जो धातुएं हैं वो मानव निर्मित हैं, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। इनमें अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो ठोस हैं। 11 ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर, जो शरीर का तापमान होता है उसे ही कमरे का तापमान कहते हैं, वो कमरे के तापमान पर गैसें हैं। और 2 तत्व पारा और ब्रोमीन ऐसी हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा तापमान बढ़ा देंगे तो गैलियम और सीजियम तत्व जो होते हैं और ठोस से तुरंत किस में बदल जाएंगे, द्रव में। तो ये तत्वों के गुण हैं। तत्वों के बारे में हमने पढ़ा था, एंटोनी लॉरेंट लेवाजिए ने बताया था कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि तत्व को कोई भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किसी अन्य पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल पदार्थ से ही मिलकर बना, उसमें एक ही प्रकार के अणु हैं। ठीक है, और इसको तत्वों को धातु, धातु और उपधातु में बांटे हैं, उसके गुण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग यौगिक क्या होता है। देखिए यौगिक की खासियत क्या होती है कि ये भी एक प्रकार का पदार्थ ही है, तत्व भी पदार्थ है, यौगिक भी पदार्थ है, लेकिन यौगिक की खासियत ये होती है कि यह 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन होने से बनता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब रासायनिक रूप से जुड़ते हैं तब जाके हमें यौगिक बनता है। और यौगिक की खासियत ये होती है कि ये जिन तत्वों से बनता है उसका गुण, और जब ये तत्व से मिलकर जब यौगिक बन जाता है तो उसके गुण में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, यानी कि उसमें कोई मैच ही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों के गुण अलग अलग हैं, लेकिन जब दोनों एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, H2O बनता है, तब वो पानी बन जाता है, उसका गुण एकदम अलग है। तो ये यौगिक की खासियत ये होती है कि ये यौगिक जब बन जाते हैं तो उसका गुण एकदम तत्वों के गुण जैसा दिखता है, लेकिन यौगिक जो होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बना है। इसमें एक ही परमाणु नहीं है, इसमें 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु, 2 या 2 से अधिक अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। देखिए इसमें एक उदाहरण दिया है, एक क्रियाकलाप दिया है कि आप 2 समूहों में 50 ग्राम लोहे का चूर्ण ले लीजिए और 3 ग्राम सल्फर ले लीजिए और एक चीनी मिट्टी का प्याल लीजिए, और 2 तरह के इसमें जो है एक्सपेरिमेंट करा है। पहले समूह में लोहे का चूर्ण और सल्फर का पाउडर पीस कर एक दूसरे में मिला दीजिए। पहला याद रखिएगा, लोहे का चूर्ण और सल्फर का पाउडर पीस कर बस क्या करना है, मिला देना है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में लोहे का चूर्ण और सल्फर के पाउडर को पीस के मिलाकर उसे
तेज आंच पर लाल होने तक गर्म करते हैं, और जब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें, यानी कि उसे गर्म करके फिर ठंडा होने दो। तो दो हो गए। पहले वाले में बस पीस के मिलाना है, दूसरे वाले में पीस के मिलाकर उसे लाल होने तक गर्म करना है। और तीसरा, प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करना है, क्या इसमें चुंबकीय गुण है। चूंकि लोहा है तो लोहे के पास चुंबकीय गुण है, तो क्या इसे सल्फर के पाउडर में मिक्स करते हैं तो क्या इसके अंदर चुंबकीय गुण बच जाता है। ये एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि पहले वाले समूह में हमें हाइड्रोजन गैस में निकलती है जो कि ज्वलनशील है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस बहुत खतरनाक इसलिए होती है कि इसका ना कोई रंग है ना कोई गंध है और ज्वलनशील बहुत है। यानी कि अब एक्सपेरिमेंट अगर इसे बंद कमरे में करें या क्लासरूम में कर रहे हैं तो कब इसमें से गैस निकलेगी और आपको गंध भी नहीं आएगा, और अगर आप माचिस वाचिस जला देते हैं या आग की कहीं से लपट पकड़ ले तुरंत आग पकड़ लेगा। तो हाइड्रोजन गैस बहुत खतरनाक होती है, इसलिए ऐसे इसका एक्सपेरिमेंट कभी भी खुले स्थान पर करना चाहिए। आगे दूसरा, बस लोहे के चूर्ण सल्फर के पाउडर को पीस कर मिलाने पर क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तब बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक रंगहीन गैस है लेकिन इसकी गंध बहुत खराब है, इसकी गंध सड़े हुए अंडे की तरह है, इसीलिए पकड़ में आ जाती है। ठीक है, तो समूह 2 में हमने देखा, पहले में हमने देखा कि भौतिक परिवर्तन हुआ, लेकिन दूसरे में हमने देखा क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि नया तत्व बन गया। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपने देखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए इसमें लिखा भी है कि समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण से के द्वारा लोहा तथा सल्फर से बना है, और मिश्रण के उन गुण दोनों मिले तत्वों के समान गुण हैं। यानी कि जो मिश्रण बना है उनके गुण और जिनसे वो मिल के बना है उसका गुण समान है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या बोले, मिश्रण। और समूह 2 में जो सामग्री है उसमें जो जिनको मिलाया गया है उसका गुण अलग है, और जो चीज़ बन के हुई है उसका गुण क्या है, और अलग है, इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया गया, यौगिक। तो देखिए यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ के समान हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान रह सकते हैं, लेकिन आंतरिक गुण क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट दिया है कि मिश्रण तथा यौगिक में क्या अंतर होता है। तो मिश्रण और यौगिक का इसमें डेफिनेशन दिया है। मिश्रण को याद रखिएगा कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों या 2 या 2 से अधिक यौगिकों या फिर तत्व और यौगिकों को मिलाकर अगर हम मिश्रण बनाते हैं, अगर हम मिलाते हैं तो ये मिश्रण बनाते हैं, इसमें कोई नया यौगिक नहीं बनता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनीय होता है, यानी कि मिश्रण में तुम जिस चीज़ का संगठन चाहे बढ़ा सकते हो और जिस चीज़ का संगठन चाहे घटा सकते हो। तो इसका संगठन जो होता है वो परिवर्तनशील हो। जैसे पानी में चीनी घोलें तो हम चाहें तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालें या 10 चम्मच डाल दें, तो मिश्रण का जो संगठन होता है वो बदला जा सकता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्म भी दिखते हैं, यानी कि मिश्रण जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है, अगर शरबत पानी नींबू से बना है तो जब शरबत पिएंगे तो उसमें नींबू का भी स्वाद आएगा और पानी का भी स्वाद आएगा। तो ये है कि मिश्रण जिन घटकों से मिलकर बना होता है उन सबका गुण दिखता है उसमें। और घटकों को विभाजित करने वाली, देखो घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से हम अलग कर सकते हैं, लेकिन यहीं अगर यौगिक में आ जाए तो यौगिक क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि तत्व अगर क्रिया करके, तत्व आपस में क्रिया करते हैं 2 या 2 से अधिक तत्व, तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं। और नए पदार्थ का संगठन जो होता है एकदम अस्थाई होता है। पानी को आप तोड़ नहीं पाइएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, बहुत मुश्किल काम है, एकदम अस्थाई होता है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा वो। और नए पदार्थ का गुणधर्म पूरी तरह से पुराने पदार्थ से गुणधर्म से अलग होता है। अभी बताया मैंने क्या, पानी जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन गुणधर्म की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण अलग होता है और पानी का गुण क्या होता है, अलग होता है और पूरी तरह से एकदम भिन्न होता है। और घटकों केवल रासायनिक या बौद्धिक रासायनिक प्रक्रिया, याद रखिएगा मिश्रण को हम आसानी से भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन जब बात यौगिकों को अलग करने की आएगी तो इन्हें बड़ा मुश्किल से रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे से इतना ये जटिलता और सघनता से जुड़े होते हैं कि ये भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन मिश्रण में जो चीज़ें हैं वो भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग हो सकती है। मिश्रण किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन यौगिक और किसी भी अनुपात में हो सकता है। मिश्रण का न मिलने वाली सामानों की चीज़ें निश्चित होती हैं और ना उसका अनुपात निश्चित होता है। यानी कि मिश्रण को बनाने वाले ना पदार्थ की
सीमा होती निश्चित होती है और ना ही उसका अनुपात, यानी कि कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में मिलाई जाती हैं। लेकिन यौगिक में दोनों निश्चित होता है। पानी केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है तो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा, और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के अणु के मिलने से ही बनता है, तो हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के अणु के मिलने से ही बनेगा। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, यानी कि निश्चित है, इसकी मात्रा भी निश्चित है और इस यौगिका का निर्माण करने वाले पदार्थों की संख्या भी निश्चित है। यानी कि पानी को बनाने वाले हाइड्रोजन और केवल ऑक्सीजन ही होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चार्ट दिया है कि पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस। देखिए यहाँ पे छोटा सा चार्ट दिया है कि पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस, जिसको हमने पहले लेसन में पढ़ा था। और इसको हम दो भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आता है? तत्व आता है, इसको हम देख सकते हैं। शुद्ध पदार्थों में क्या आता है? तत्व और यौगिक। अभी हमने पढ़ा तत्व क्या होता है, सरल पदार्थों के विभक्त नहीं किया जा सकते, यानी कि तत्व की खासियत ये होती है कि इसे हम और सरल पदार्थों में तोड़ नहीं सकते हैं, वो आखिरी होता है। जैसे कि कॉपर है, ऑक्सीजन है, लोहा, हाइड्रोजन। और यौगिक की खासियत क्या होती है कि इसे रासायनिक और वैदिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे जल है, मीथेन है, चीनी भी है, नमक भी है। और मिश्रण में क्या है? मिश्रण एकदम नियत, कोई संगठन नहीं, जितना मन करे जो चीज़ मिला दो मिश्रण बन गया। मिश्रण में ना मिलने वाली चीज़ों की संख्या निश्चित होती है और ना ही उसकी मात्रा निश्चित होती है। आप किसी भी मात्रा में मिला लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मिश्रण को उनके देखने के हिसाब से, भौतिक प्रदर्शिता के हिसाब से उन्हें दो भागों में बांटते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जिसका सभी पूरे मिश्रण का एक समान संगठन होता है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान न हो तो उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी, नमक या कुछ सल्फर घोल या एल्कोहल का एल्कोहल जो होता है, इन सब का एक समान संगठन होता है और इनको देखने पर एक जैसे दिखते हैं, पूरा संगठन एक जैसा दिखता है, पूरा मिश्रण एक जैसा दिखता है। लेकिन विसमांगी में ऐसा नहीं है। बालू, नमक, चीनी अगर मिला दे तो एकदम अलग अलग दिखेगा, रक्त में भी अलग अलग दिखेगा, तेल में जल मिला दे तो वो भी अलग अलग दिखेगा। तो ये समांगी मिश्रण, विसमांगी है, यानी कि इसका संगठन असमान है। तो पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। आप इसमें के की पॉइंट थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर का वीडियो जल्द ही हम बनाएंगे। आप इन वीडियो को बार बार देखिए और इन लेसन्स को अच्छी तरीके से तैयार करिए ताकि आपको कोई भविष्य में दिक्कत ना हो। इसके लिए धन्यवाद। आप इसे अच्छी से तैयारी करेंगे।